नमस्ते। आज मेरे साथ फिर से एक बार अशोक वानखेड़े साहब। अशोक भाई, इस बार तो केवल चोरी की ही बात रहेगी। चोर पूरे देश में चोर मचाए शोर वाला है, लेकिन यहाँ तो चोर ही जो एक बार राहुल गांधी ने एक नारा दिया था जिसपे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि चौकीदार ही चोर है, तो ये तो अक्षरशः इससे ज्यादा मुफीद बात नहीं हो सकती है राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर। ये स्पष्ट है कि चंपत राय ही इसमें ठीक से इन्वॉल्व हैं, और ये कई लोग इसको चंदा चोरी कह रहे हैं। चंदा चोरी नहीं, ये साफ चोरी है भाई। मंदिर का जो धन है वो मंदिर का धन है, ये तो चोरों की मतलब लग रहा है नहीं, कहीं से ये ला ये रहे थे। आनंद जी, मैं थोड़ा इसमें रेक्टिफाई करूं। ये जी चोरी नहीं, ये डकैती है। जी 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 जिस क्वांटम में हो रहा है वो डकैती थी। जी। और अशोक भाई, मैं एक चीज एक तरफ ध्यान दिला दूं और फिर आप इस पे जरा बताइए। देखिए, एक चीज और जरा, अयोध्या का जो मंदिर है ना, राम लला वाला, इस पे एक ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैं गया, अभी गया, मेरा पहले तो नहीं गया था। यहाँ पे कोई पुष्प नहीं चढ़ता है, कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है, कोई वो नहीं होता है। आप दूर से ही बस नमस्ते कर लीजिए। तो होता क्या है, जब आप मंदिर जा रहे हैं, जो हम भाई, हम सब लोगों के घर में जो मंदिर जाता है उसका एक होता है भाई, कुछ प्रसाद चढ़ा दें, प्रसाद लेके आए, लोगों में बांटें, फूल कर लें, माला चढ़ा दें, उधर से कुछ माला मिल जाए, कुछ ये वहां कुछ नहीं। तो वहां पे जो पैसा चढ़ता है वो ज्यादा चढ़ता है, क्योंकि अगर आपको प्रसाद नहीं चढ़ाना है तो जो भी आप प्रसाद के लिए पैसा लाए हैं, तो 10 की जगह हो सकता है 11 रुपया चढ़ा दें। तो वो वहां पे क्वांटम ऑफ पैसा बहुत ज्यादा चढ़ता है। तो एक तो वो लगातार, अच्छा, और ये तय करके किया गया था कि इस तरह से इसमें लगातार चोरी की जाएगी। ये कोई चोरी तो एक बार होती है, जैसा आपने कहा, ये लगातार की उगाही है। और ये जो बाकी चीजें इन लोगों ने मार दी, जो वहां पे सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें, तो कोई कह रहा है काक भूषुंडी, महिला कह रही है, और ये सब वो है। वो कह रहा था कि नहीं नहीं, रसीद हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे, रसीद। ये मामला क्या है? आरएसएस की जो ट्रेनिंग है उसकी वजह से है, क्योंकि आरएसएस में कोई पैसा आता है, उसकी कोई नहीं रसीद नहीं, नहीं, कुछ। ये सीधा जी आनंद जी, यदि मैं आरोप लगाऊं इसमें आरएसएस भी एक पार्टी है तो आश्चर्य नहीं होगा। जी जी देखिए, सबसे पहले जब आंदोलन हुआ, अडवाणी जी की रथ यात्रा हुई, माहौल बना, उसके बाद वो स्ट्रक्चर गिराया गया। जब वो स्ट्रक्चर गिरा, उसके बाद वहां मंदिर बनना था। उस पूरे यूफोरिया में ईंटें इकट्ठा हुई, गांव गांव से ईंटें गई। फिर कुछ लोगों ने चांदी की ईंटें, सोने की ईंटें, कई चीजें दी। फिर राम मंदिर बनने का मार्ग खुला हुआ। उस जमाने में चंदा भी बहुत इकट्ठा हो गया। वो विश्व हिंदू परिषद पे हमेशा वो आरोप लगा रहता कि चंदे का हिसाब नहीं दिया, चंदा कहाँ गया, किसके पास गया। उस जमाने में एक पांडे करके मूर्तिकार है जयपुर में, उसको 1 लाख रुपए एडवांस भी दिया गया मूर्ति का, और उसने मूर्ति भी बनाई। जब उसने हंगामा मचाना शुरू कर दिया कि भाई मेरी मूर्ति अंदर लगनी चाहिए, ओरिजिनल मूर्ति मेरे से बनवाई, तो उसको बुला के उसको कुछ बचा हुआ पेमेंट और देकर वो मूर्ति उठा के उन्होंने अपने घर में रख दी। और फिर ये मूर्ति का शिला पूजन, सारी दुनिया से शिलाएं लाई गई, पूजी गई। मूर्ति कई तीसरी पत्थर से बनी, क्योंकि इवेंट करना था इनको हर चीज का, और पैसा बहुत चढ़ा। वहां सोना चांदी जो चढ़ा उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये पहला ही मंदिर है कि भाई अभी कुछ व्यवस्था ही नहीं थी। इससे बहुत सालों से, राम मंदिर बनने के पहले से 50-60 साल से तिरुपति बालाजी में चंदा चढ़ता है, सोना चढ़ता है, अलग अलग हुंडिया रखी हुई है। लेकिन उनका फुल प्रूफ काउंटिंग है। वो जब नोट काउंटिंग करते हैं या सब सोना चांदी काउंटिंग करते हैं, तो बाकायदा ज्वेलर बैठते हैं, और जो भक्त वहां आए हैं उस दिन, उन भक्तों में से 2 को अंदर ले जाके उनके सामने सब चीजें होती है। यहां पे तो सब बैंक वाले भी मिले हुए थे, और ऐसा नहीं कि कंप्लेंट नहीं हुई। जमीनें खरीदने में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। उस टाइम में सारी करोड़ों, मतलब डॉक्यूमेंट के साथ छपा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। संघ ने कहा नहीं, चंपत राय का इसमें दोष नहीं, तो फिर दोष किसका ये भी नहीं बताया।
चंपत राय जी के ऊपर पहले भी आरोप थे कि उन्होंने किसी की गौशाला हड़पाई है, जमीन का खेल हुआ है, वो उसमें भी मना करते रहे। फिर जब एक कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ तो उसमें कभी सलिया का रेट में बिलों में घपला, तो कभी काय के बिलों में घपला। ठेकेदार लगातार, वो इंजीनियर बताता रहा ठेकेदार कि साहब ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि उसकी आस्था थी राम मंदिर में, उसको लगा रामलला कि मैं ईमानदारी से काम करूं। तो उसको ये बोला गया कि तू ध्यान मत देख किधर, और बाद में उसको वहां से निकाल दिया गया। जो लेखपाल था जिसने ऊपर कंप्लेंट की कि ये गड़बड़ हो गई है, उसके बाद भी गड़बड़ कंटिन्यू होती रही। उसने रिपोर्ट तो बहुत पहले दे दी थी, उसको वहां से निकाल दिया गया, दूसरे आदमी की ड्यूटी लगा दी गई। और उनको ये लगा गया क्योंकि चोरी अब लोगों को पता पड़ गई है, तो उन्होंने रोज सीसीटीवी फुटेज सेरेमनियली उसको मिटाना शुरू कर दिया है। ये सारा काम चंपत राय के बगैर होता, ये मैं मानता ही नहीं। आज कुछ लोग कहते कि भाई चंपत राय तो बहुत सीधे इंसान है, ये है वो है। सीधे इंसान तो रामदेव बाबा भी है, लेकिन पतंजलि का टर्नओवर देखिए। सीधे इंसान तो वो झासाराम भी थे जो जेल काट रहे हैं। आप अपनी कि मैं जमीन पे सोता हूं, ये कहता हूं करके आपको लाइसेंस नहीं मिलता ना चोरी करने का। आज हर हिंदू आहत है, और संघ कह रहा कि नहीं अभी चंपत राय की उसमें गलती नहीं होगी, एसआईटी नियुक्त की। क्यों नहीं बुलडोजर चला अभी आपकी यूपी में? क्यों नहीं लोग अरेस्ट हुए? अभी तक लोग अरेस्ट क्यों नहीं हुए इसमें? एसआईटी पूछताछ कर रही है, पूछताछ का रिपोर्ट योगी जी को दिया, वो कहते हैं कि हमने पीएम को भेजा। क्या करेंगे पीएम उस पूछताछ से रिपोर्ट का? यदि चोरी हुई है और रिपोर्ट में सब दर्शाता है कि चोरी हुई है, करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं, उसके बाद अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अभी तक एक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। मतलब इस देश में राम के मंदिर में चोरी होने के बाद उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज नहीं होती। ये कानून और व्यवस्था बताती है उत्तर प्रदेश की। यहां रामलला ही इंतजार कर रही है एफआईआर कब होगी, मेरे घर में चोरी हो गई है। और ये बोलते जिसको राम को लाए थे उसी को ले आएंगे। राम को किस लिए लाए थे? राम के नाम से चंद चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए। जिस दिन एक खबर आई उस दिन रातों रात अरेस्ट हो जानी चाहिए थी लोगों की, क्योंकि इसमें जिन लोगों ने भी ये काम किया है उन्होंने किसी के कहने पे किया है। और सारा माल जो है, यदि 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए रोज का एवरेज था चोरी का, इतने सालों से हो रहा है ये ऊपर तक गया होगा पैसा? क्या नागपुर तक पैसा पहुंचा? क्या सवाल ये उठता है। ये अशोक भाई, मैं एक दो चीजें आपको इसलिए बता दूं, फिर आपका रिएक्शन ले लूं। ये एक तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एवरेज जो सरकारी आंकड़े हैं, एवरेज कम से कम 1 लाख लोग रोज आते हैं, 1 लाख। और चूंकि यहाँ पे प्रसाद और ये सब नहीं होता है, तो ये जो रुपया चढ़ता है, वो लोगों ने कहा ये रुपया 5 रुपया भी एवरेज नहीं आ रहा है भाई। ये रुपया कम से कम ये 1 करोड़ रुपया रोज का वहां चढ़ा हुआ है, इससे कम का नहीं है। मैं जब गया था तो मेरे घर में मेरी पत्नी है, इन लोग है। आजकल लगता है कि नहीं भगवान के आए हो, यहाँ तो वो भी नहीं है, तो 100 200 500 रुपए लोग चढ़ा देते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज आपको सुन के एक और ताज्जुब हो, इनको क्लीन चिट कौन दे रहे हैं? जो सारे लोगों को इनको क्लीन चिट नृपेंद्र मिश्र दे रहे हैं, जो कि इसके पार्टी है। इनको क्लीन चिट वो कह रहे हैं कि बड़े निष्ठावान ये व्यक्ति है। निष्ठावान उस पैटर्न पे जा रहे हैं। अब क्या किसको बोले आनंद जी? इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे व्यभिचार के आरोप लगाते हैं, तो वो खुद के ही कमेटी के चेयरमैन होकर खुद को ही क्लीन चिट दिलवा देते हैं, और उसके बाद में सरकार के फेवर में चल के राज्यसभा पहुंच जाते हैं। ये पहली बार देखा मैंने। तो ये भी अपने आप को क्लीन चिट देते। जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दे सकता है तो ये क्यों नहीं देंगे? नहीं। और अशोक भाई, एक और आपको चीज इसलिए आपकी जानकारी में ले आऊं कि जो आप कह रहे हैं ना कि योगी जी को नहीं दी गई है,
रिपोर्ट इस एसआईटी ने संजय प्रसाद को जमा की, जो संजय प्रसाद एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ दिस कमिटी है, जिनकी अगेंस्ट जांच हो रही है। हाँ, मतलब चोर को ही दे दिया है, जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, उसी को आपने जांच की रिपोर्ट दे दी। जांच रिपोर्ट ये उसको तो सौंपी चोर गई को है। अरेस्ट कर लिया और उसको बोला तू अरेस्ट है, और तू जाके परसों के दिन कोर्ट में हाजिर हो जाइयो, हम भी आ जाएंगे इधर से। तो और कोर्ट एक में बात जाने के बाद उसको बोलते हैं तू ही वकील बन हमारा, और धीरे से जाके जज साहब के चेयर पे जाके वहां से ये भी दे देना, जजमेंट भी दे देना। और मैं चंपत राय के बारे में और एक और चीज बता दूं, वो चूंकि इसमें वो दिखा नहीं सकते हैं, वो गंदी बात है। यति नरसिंहानंद जो इनका बहुत खास आदमी है, उसका कोई गूगल कर ले, वो चंपत राय के, अब चूंकि चंपत राय के वो व्यक्तिगत उनके जिसको कहते हैं ना सेक्स प्रेफरेंस है उनके, किस तरह से, उसके बारे में वो क्या क्या बोल रहा है। बहुत ही घिनौना है, मैंने वो सुना। जी, तो क्यों नहीं उन्होंने उसकी बोला कि एफआईआर हो उनके रही है। ड्राइवर नहीं होते हैं, उनके पार्टनर होते हैं। पार्टनर होता है। तो दूसरा जो आप ये कह रहे हैं ना, ये एक और चीज अशोक भाई ये याद रखिए, नागपुर तक तार शायद नहीं, वहां पे जो नहीं, हंड्रेड इसके परसेंट, हंड्रेड गोपाल राव, परसेंट नहीं, जो इसके इंचार्ज हैं डेली कलेक्शन के, गोपाल राव, वो आरएसएस के हाँ, प्रचारक, अनिल मिश्रा आरएसएस के प्रचारक, ये सारे लोग जो हैं ये आरएसएस के, चंपत राय आरएसएस, मतलब सारे आरएसएस वालों को ही वहां रखा गया है, ये सब पैसा ऐसा रुपया कौड़ी के लिए। मानो तो ये पैसा कि तो जी, जी, पीएमओ को नहीं आदेश दिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने संघ कार्यालय को आदेश दिया था कि जी, आप एक ट्रस्ट बनाइए और मंदिर का निर्माण कार्य का देखरेख कीजिए, करेक्ट, 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 क्योंकि सारे संघी है उसमें, जी। अब और मैं मनमानी अशोक तरीके से भाई, कर रहे हो। और एक बार आपकी चोरी पकड़ी गई लैंड वाली, उसको जब आपको क्लीन चिट मिला तो फिर आपको तो खुला हाथ मिल गया। जी, और क्यों चंपत राय डरेंगे जब नागपुर तक गया होगा पैसा? तो जब खीरा कटा तो सब में बटा, किसको कितना नहीं, और बड़ा शायद, स्लाइस मिला वो देख के देखा जाएगा आने वाले समय में। नहीं अशोक भाई, मैं उल्टा कह रहा हूं, इसीलिए नियुक्त किया गया कि तुम वहां से चोरी करके भेजो भाई। खीरा कटा नहीं, काटने के लिए हाँ, भेजा गया। मैंने वही तो कहा, इनकी राम में कोई आस्था नहीं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं राम इनके लिए एटीएम है, चुनाव के टाइम पे राम का उपयोग करते हैं। जी। अब और हमने, लेकिन आप अशोक भाई, अयोध्या गए तो मंदिर गए, हम तो गए नहीं मंदिर। हम अयोध्या गए तो हनुमानगढ़ी जाके वापस आ गए, हम अयोध्या के मंदिर, राम के मंदिर नहीं गए। क्योंकि मेरा मानना है, जितना हमने रामायण पढ़ा है, जितना हमने रामायण को सुना है, और जितना राम को मैं समझ गया हूं, ये सत्य वचनी राम झूठ बोलने वालों से प्राण प्रतिष्ठित नहीं होंगे। नहीं वो भी अशोक भाई, मैं उसका कारण बता दूं, मैं भी नहीं गया था, मेरा मन नहीं किया था, लेकिन चूंकि मेरा एक मित्र है, मेरा बचपन का मित्र है, कनाडा में, उसको लगा था कि स्वर्ग, वो ऊपर जाएगा तो क्या जवाब देगा, मार पागल हो गए थे उसके, वो कि वहां से आके अरे नहीं, चले चलो उनको तो चले बोलना जवाब क्या देना पड़ेगा। ऊपर जाने के बाद भगवान पूछेंगे कि आसाराम बापू हो क्या तुम? चले। आसाराम बापू जिस राम मंदिर में वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ दर्शन पे जाते हैं, वहां कौन सा भगवान होगा मुझे बताइए आप। और नहीं अभी आसाराम बापू काशी का आरोप विश्वनाथ में नहीं, भाई, सजा याफ्ता मुजरिम है, वो सजा अभी भोग रहा है। काशी विश्वनाथ में जिस लाल लश्कर के साथ उनको स्टेट गेस्ट की तरह ले जाया गया, वो तो अद्भुत है। मैं इसी से रिलेटेड एक अशोक भाई और है, और वो उस जगह से है जहां पे आपने बड़े साल गुजारे हैं मध्य प्रदेश में। ये मोहन यादव का जब मामला आया है, तो ये फिर से स्पष्ट है कि ये सब लोग बिल्कुल पहले से तैयारी करके यहाँ पे आते हैं, और ये कहा जा रहा है उनका पारंपरिक काम, पारंपरिक नहीं है। 2003 में ये उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के से जुड़े, और उसके बाद इनको समझ में आया कि ये काम शुरू करो, तो इस तरह के काम शुरू कर दिए। सारे सारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज के जो जूनियर इंजीनियर, बड़े बाबू, चीफ हमारे इंजीनियर, यहाँ, ये सारे लोग यही काम आनंद जी, करते हैं। जी, हमारे यहाँ एक परंपरा है, एक परिवार के कुछ शिक्षा होती है, संस्कार होते हैं कि मरे हुए आदमी के बारे में बोला नहीं जाता। इन यादव के जो पुरखे थे, ये क्या काम करते थे और इनके नाम से कैसी एफआईआर थाने में पड़ी हुई है, ये सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। और जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। महाहिमखंड का सिर्फ ऊपर का सिरा है। आपने तो उज्जैन उज्जैन खंगाला है, भोपाल में भी यही हाल है, इंदौर में भी यही हाल है।
दारू के धंधे में भी यही हाल है। उनके जो बड़े भाई है नारायण, उनके नाम से, नारायण टैक्स के नाम से फेमस है इंदौर उज्जैन में। भाई अच्छा, इसमें नारायण टैक्स तो इतना जाएगा, ये कहते हैं लोग, नारायण टैक्स तो इतना जाएगा इसमें। ये मुख्यमंत्री है, इनका एक छोटा भाई प्रेस क्लब का अध्यक्ष है, उसको कितना अखबार समझता है, मीडिया समझता है, भगवान जाने। उज्जैन प्रेस क्लब का अध्यक्ष हो गया। एक भाई ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष है, जो बहन जो है वो नगर निगम का पूरा काम उनके पास है। ये मोदी जी को सही मायने में ये परिवारवाद है। और फिर बिहार से कुछ मित्र आए थे मिलने, उन्होंने टिप्पणी की तो मुझे बहुत हंसी आई। बोले लालू यादव से बड़ा यादव ढूंढ रहे थे बीजेपी वाले, और मोहन यादव के रूप में उनको मिल गया है। मैंने कैसा? बोला लालू जी के ऊपर तो चारा खाने का आरोप है, ये तो जमीन ही खा गया जिस पे चारा उगता है, लालू से भी बड़े यादव हो गए। अब भाजपा को नींद आती होगी, बोले कि लालू से भी बड़ा यादव हमारे पास है। पूरा कुंबा लगा हुआ साहब। इंडियन एक्सप्रेस ने तो बहुत कम दिया, सिर्फ उज्जैन की दिए। अभी कल 2 दिन पहले एक कोई 20 किलोमीटर मेन रोड से दूर अंदर एक 18-19 एकड़ का टोकन दिया गया, सौदा किया इस परिवार ने, ऐसा बोला जाता है। टोकन दिया, सिर्फ सौदा, मतलब कि भाई ये रख, हमने जमीन के बाद में अपन कागज फॉर्मेलिटी कर देंगे। और दूसरे दिन से वहां पे उसी खेत के सामने से, मतलब मेन रोड से उस खेत तक प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम शुरू हो गया। इंटीरियर की जमीन ले लो, सरकारी सड़कें बनवाओ, अपना रेट ऊपर करो। जो जमीनें पहले से लेके रखी है वो बिल्कुल मेला प्राधिकरण के क्षेत्र से बाहर है, उनकी अंतर जमीनें हैं। इंदौर में मल्टी स्टोरी का कोई काम हो रहा है, उसमें नाल कटती है। और नाल कटना, मैं जरा दर्शकों को बता दूं, ये नाल कटना एक टर्मिनोलॉजी है। जो लोग जुए का अड्डा चलाते हैं, उनके यहाँ जुआरी जुए खेलने आते हैं, तो आप सोचोगे कि वो जुआ खेलने की जगह भी देता है, एसी भी देता है, वहां चाय पानी नाश्ता भी देता है, उसको क्या मिलता है? तो जब जुआ का जो खेल होता है उसमें एक परसेंटेज, उस टेबल पे जितना भी टर्नओवर होता है उसका एक परसेंटेज मिलता है जुआ घर चलाने वाले को, उसको बोलते हैं नाल काटना। तो इंदौर में कोई भी प्रोजेक्ट आए, कमर्शियल हो, हाउसिंग हो, उसमें नाल कटती है। अशोक भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज पे और जरा आपसे इसलिए पूछ लें क्योंकि वो एक ऐसा मामला है जो अभी एक और मेरे पास खबर आई, उसका मैं कंफर्मेशन में हूं जी। जबलपुर के पास एक गोल्ड माइन होने का रिपोर्ट है। जियोलॉजिकल सर्वे ने दिया होगा कि यहां गोल्ड मिल सकता है। वहां 100-150 एकड़ के सौदे हुए हैं। अभी मैंने कागज मंगवाए हैं, देखो क्या नाम निकलते हैं। ठीक। अशोक भाई, एक चीज और जरा, प्रियंक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कागज मांग लिए। अब प्रियंक खड़गे का कहना यह है कि भाई जब तुम मुझसे सुरक्षा मांगते हो, तुम मुझसे ये कहते हो कि 20 लाख लोग आएंगे, पुलिस सुरक्षा दो, तो मुझे तो ये पता है कि मैं किसको सुरक्षा दे रहा हूँ, जरा कागज दो। भागवत जी इसमें कहने लगे कि हिंदू धर्म की क्या कोई रजिस्ट्रेशन होता है, हमारा रजिस्ट्रेशन क्या। लेकिन साथ में मैं इसलिए जोड़ दूं दर्शकों को समझाने के लिए, यही मोहन भागवत जी 2015 से Z+ सिक्योरिटी लिए हुए हैं, जो देश में केवल 10 लोगों के पास है, राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे लोगों के पास। और उसमें तकरीबन, क्योंकि वो RTI की वजह से बाहर नहीं आता है, ये इसको गोपनीय माना जाता है, करीब 50 लाख रुपए महीने का खर्च केवल इस सिक्योरिटी में इनका आता है। उसके अलावा और क्या आता है नहीं मालूम। तो ये तो सरकारी पैसा है। आप कह रहे हैं मैं सरकारी कोई अनुदान वो नहीं लेता हूं, तो मैं क्यों? आप सरकारी पैसे से ये लेते हैं। और ये इसलिए अशोक भाई, इसको मैं बता दे रहा हूं, मुजफ्फरपुर में 2018 में मोहन भागवत ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि साहब RSS जो है वो 3 दिन के अंदर भारतीय सेना से बड़ी सेना बना सकता है, और भारतीय सेना को 6-7 महीने ट्रेनिंग में लगते हैं, हम तो 3 दिन में बना देंगे उससे बड़ी। तो उन्हीं RSS वालों से अपनी सुरक्षा क्यों नहीं करवाते? लार्जर उसमें जो कागज मांग लिया गया है, उसमें जो तिलमिला गए हैं, मैं जरा उस पर आपसे एक कमेंट चाहता हूं। देखिए, 2 बातें क्लियर है। यदि ये सांस्कृतिक संगठन है तो भी इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
क्योंकि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य इसलिए है कि सिर्फ आप सांस्कृतिक और समाज सेवा नहीं करते, आप फंड रेज करते हो। जो अय्याशी का दर्शन दिखाने वाला, मतलब जिसको देख के लगता है कि अरे बाप रे, संघ का कार्यालय जो झंडे वाला में यहाँ बना है, 7 स्टार होटल, एक पुरातन मंदिर गिराया गया क्योंकि वहां पार्किंग की जगह चाहिए उनको। या बाबर को गाली देते कि मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई, और या मंदिर गिरा के पार्किंग बनाया। उसी दिन समझ में आ गया था कि इनका आस्था से क्या लेना देना है। जब इतना भव्य आपने बनाया तो कहां से बनाया, किसने बनाया? आपके पास जो जमीन है वो किसने दी? यदि व्यवहार हुआ तो पैसा आया होगा, अकाउंट खुला होगा। यदि हजार हजार करोड़ की बिल्डिंगें बन रही है तो किसी ने बना के आपको हैंड ओवर तो की होगी, गिफ्ट तो दी होगी, गिफ्ट डीड तो होगा। जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं है उसका क्या मोहन भागवत जी के नाम से तो नहीं है वो बिल्डिंग, संघ के नाम से है। जब संघ के नाम से है तो संघ के अकाउंट है, तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं? आप कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करके रजिस्ट्रेशन करवाओ। आप ऑडिट भी करवाते होंगे, सीए ऑडिट करता होगा, रिटर्न्स भरते होंगे, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, लिमिटेड हो, रिटर्न तो भरना पड़ेगा ना सर। जी जी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करने में क्या इतना तकलीफ हो रही है? क्या तकलीफ है रजिस्ट्रेशन होने में? इस देश में ऑपरेट करते हो, इस देश के नागरिक हो, रजिस्ट्रेशन करवाएं। 27 से हमने किसी ने अभी तक नहीं किया तो आप करवाओ। जी। ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। वहां पे जब आपको फंड का हिसाब भी देना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, यही तो करना नहीं चाहते। फिर राम मंदिर का पैसा उधर गया कि नहीं गया ये भी पकड़ में आएगा। जी। जिस हिसाब से क्लीन चिट दी जा रही है चंपत राय को, जिसने चंपत लगाई उधर पूरे फंड में, मतलब अपने बाप का माल समझ के खा गए ये लोग। और जो मथुरा का मंदिर किसी प्राइवेट परिवार का था, उसको आस्था के नाम से सरकार ने टेक ओवर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर जो ट्रस्ट बनाया उसको एकदम बाप का माल समझ के खा रहे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी इन लोगों ने। और कोई एक्शन नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई अरेस्ट नहीं। मैं अशोक भाई इन सारे उसके बीच में एक छोटी टिप्पणी इसलिए क्योंकि हम लोग इतनी ज्यादा चीजें हो रही हैं देश में, इतने ज्यादा चीजें हैं, उस पे बात करना थोड़ा जरूरी है। छोटी टिप्पणी आपकी ले लें। अभी ट्रंप ने जो इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी है उनके अगेंस्ट एक टिप्पणी की, वो मेरे शी वाज बेगिंग फॉर अ फोटोग्राफ, और वो मेरे जो जो मुंह तोड़ जवाब दिया है मेलोनी ने उनका। मुझे हरदम ये लगता है कि एक छोटा राष्ट्र, और वो इटली तो हमारे कंपैरिजन में छोटा है, बहुत डिपेंडेंट है, उसके अगर राष्ट्राध्यक्ष इस तरह से उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और एक बार नहीं 4 बार दिया है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की मेरे देश में मुझे मेरी जनता वो करे। हम लोग ऐसा क्यों नहीं बोल पाते? हम वहां जाके मोदी जी गए थे, योर एक्सलेंसी योर एक्सलेंसी, ये करके आनंद जी, क्या काम कर रहे थे? आनंद जी, ये कैसे अंग्रेज प्रेमी है, और अंग्रेजों के टाइम पे ये कैसे अंग्रेजों की दलाली करते थे, वो डीएनए बोल गया हिज एक्सलेंसी, हिज एक्सलेंसी। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री मोदी छोड़ के कोई और है आदमी जिसने एक्सेलेंसी बोला होगा उसको? अफ्रीका का राष्ट्रपति आया था बात करने, इनने कहा कि अफ्रीका में क्रिश्चियनों पे अत्याचार हो रहे, उनने बोला ये बात करने के लिए नहीं आया हूं मैं, और इंटरनल मामला है मेरे देश का, इसमें आपको ना घुसने की जरूरत नहीं है, मुंह पे बोल के गया। फ्रांस के राष्ट्रपति बैठे, जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ट्रंप ने ये कहा कि हमने तो मदद की यूक्रेन को और लोन दिया यूरोप ने,
अब वो लोन वसूलना चाहते हैं। तो चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि डोंट लाई मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका हैज गिवन द लोन एंड नाउ in lieu of that you want minerals from them, we have helped Ukraine, don't lie। चुप हो गया ट्रम्प। यूक्रेन युद्धग्रस्त, मिलने आया, 4 बातें सुना के चला गया। सिर्फ एक देश है जो चरणों में पड़ा रहता है हमेशा, वो बोलता है कि भारत इज हेल होल, नरक का दरवाजा है। फिर भी हम है करते रहते हैं। वो बोलता है कि मतलब मजाक उड़ाता रहता है प्रधानमंत्री का मेरे देश के। ये देखो कितना सुंदर है, हैंडसम है, इज अ किलर, इज माय फ्रेंड। जैसे कॉलेज के 2 दोस्त मिलते हैं ऑफ द, जब 40 साल बाद सब कॉलेज के लड़के इकट्ठा हो जाते हैं, पुरानी यादें करते, तो बोलता क्या बात है, अभी भी जवान दिख रहा है बड़ा। ऐसी ही बात वो कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था। और यहाँ ये पामेरियन अपने कितना ठर्रा रहे थे। मतलब एक तो मैंने फिर से देखा एक बार, मैंने बोला चश्मा वश्मा तो नहीं बदलना पड़ेगा मेरे को। बोले मोदी जी बोल रहे थे और थर्रा रहे थे ट्रम्प। मैं वो थरथराहट देखना चाहता था। अपने आप को उपनिवेश बना दिया है और इसके लिए ये पूरी जिम्मेदार है। जो एप्स्टीन का दलाली करता था देश में, उसका एजेंट था, उसके लिए यहां काम करता था, उसको अपने टेलीपैथी वाला दोस्त मानता था। और सबसे मुश्किल बात अशोक भाई क्या है कि उसमें देश, हमारा जो भारत देश है ना, उसने बहुत खोया है। सोचिए ईरान और अमेरिका के बीच में संधि, मतलब एक सेटलमेंट हो रहा है, पाकिस्तान उसका मेन प्लेयर हो रहा है और पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है। भाई सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या काम किया, और किया भी, इसमें भी फैक्ट नहीं है। अगर उसने उस युद्ध को बंद करवाने में उसका एक अहम रोल है, तो हम लोग इसको, हमारी पाकिस्तान से बहुत कुछ हो सकती है दिक्कत, लेकिन इसमें उसका अहम रोल है। ये काम जो हमारे जिम्मे था, जो हमें करना चाहिए था, हमारे ऊपर। आनंद जी, जो ड्राफ्ट बना है पहला 1.5 पन्ने का, वो इस्लामाबाद पीस एग्रीमेंट के नाम से है। ये जी। और नीचे 3 सिग्नेचर में गवाह की सिग्नेचर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की है। कहां है हम? हमने अपना ट्रेडिशनल ईरान दोस्त छोड़ दिया और कभी हमारा साथ जिस इजराइल ने नहीं दिया उसके गले पड़ गए हम, उसको बाप बना लिया। विदेश नीति बर्बाद कर दी, आर्थिक स्थिति पूरी बर्बाद कर दी। हम कहीं नहीं है, ताजा आंकड़े आए हैं अभी। फिर हमारा पहले तिमाही में यदि सर्विस सेक्टर छोड़ा जाए तो $80 अरब का घाटा है पहले 3 महीने में आयात निर्यात में। और हमारा निर्यात भी, जो मेन निर्यात है जिसपे इतरा रहते हैं कि हम मेडिसिन के बहुत निर्यात करते हैं, अमेरिका के 40% में हम ही देते हैं, इंग्लैंड यूरोप के 25% हम देते हैं, अफ्रीका का 50% हम देते हैं। विश्व में हमारा टोटल शेयर 2% है मेडिसिन एक्सपोर्ट का। देखो आप कहां हो, क्योंकि आप सस्ती दवाई देते हैं, जेनेरिक। सर्विस सेक्टर ने यदि सरप्लस नहीं दिया होता, ये अभी बोलते कि हमारा घाटा 22 अरब डॉलर है, इसलिए कि $60 अरब सरप्लस है सर्विस सेक्टर का। और सर्विस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट को कोई क्रेडिट देने की जरूरत नहीं। जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, जो हमारे इंजीनियर्स है, जो हमारे डॉक्टर्स है, जो हमारे ड्राइवर्स है, प्लम्बर्स है इस देश के, जो बाहर काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सर्विस एक्सपोर्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई। और मतलब इस समय देश एक मुश्किल दौर से है, और इन सब के बीच में जो चुनाव में वोट चोरी, चुनाव चोरी, जो जुडिशरी, ईडी, सीबीआई, ये गौड़ हो गई ये बातें, बहुत सी बातें थी, अभी तो और रहेगा। आपका चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक सो मच अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया।